हेलो। आज हम लोग संसाधन एवं विकास पाठ के अंतर्गत मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। मृदा अर्थात मिट्टी। मिट्टी को ही हम भौगोलिक भाषा में मृदा कहते हैं। हम मृदा के बारे में यह जानने का प्रयास करेंगे कि मृदा बनती कैसे है, अर्थात मिट्टी का निर्माण में किन किन अवयव कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोग पुनः पढ़ेंगे कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं। मृदा अर्थात मिट्टी का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। तो आए सबसे पहले हम लोग मृदा संसाधन के बारे में जानें कि आखिर यह बनती कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा जो संसाधन है, यह संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात प्रकृति में यह पहले से ही पाई जाती है। अर्थात ईश्वर ने मुझे मिट्टी के रूप में, मृदा के रूप में एक संसाधन दिया है, जिसके चलते हम अपना सारा कार्य संपन्न करते हैं। यह पौधों के विकास का एक माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का हर समय पोषण करती रहती है। मृदा अर्थात मिट्टी के बारे में हम यह जानते हैं कि यह एक जीवंत तंत्र है। हम मिट्टी का जब नाम लेते हैं, मृदा का नाम लेते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि पृथ्वी के सतह से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक के पाए जाने वाली मृदा ही हमारे लिए उपजाऊ होती है। और मिट्टी के निर्माण में अर्थात मृदा के बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी अर्थात मृदा कुछ समय में ही बनकर तैयार हो जाती है। इसके साथ बनने में, मिट्टी के बनने में कुछ कारक कार्य करते हैं। सबसे पहला कारक है उच्चावच, दूसरा है जनक शैल, तीसरा है जलवायु, चौथा है वनस्पति और पांचवा है जैव पदार्थ। पहला जो कारक है इसको हम उच्चावच कहते हैं। उच्चावच का अर्थ हुआ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पहाड़, मैदान, पर्वत, पठार, ये सब जो ऊंच नीच भूमि है, इन भूमियों के द्वारा भी मिट्टी का निर्माण अलग अलग रंग और गुण के होते हैं। जैसे पर्वतों पर पाए जाने वाली मिट्टी, मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी और पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी का जो गुण है, जो रंग है, वह अलग अलग होती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उच्चावच जो है वह हमारे मिट्टी के निर्धारण करने में एक कार्य करता है। दूसरा है जनक सेल, अर्थात वह सेल, वह चट्टान जिसके टूटने और बिखरने से मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। अगर कहीं पर आग्नेय सेल की विखंडन होता है तो वहाँ पर आग्नेय शैल से निर्मित मिट्टी या मृदा का निर्माण होता है। जैसे हम काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी जो वहाँ पाया जाता है जहाँ पर ज्वालामुखी के बाद जो प्राप्त शैल हैं उनके टूटने और बिखरने से वहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं वह शैल जो मिट्टी का बनने में कारक होता है। तीसरा है जलवायु। जिस प्रकार की जलवायु होती है उसी प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे गर्म जलवायु हो वहाँ पर मिट्टी धूल के रूप में दिखाई देंगी। ऐसे कहीं खूब वर्षा होती हो वहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के रूप में हमें दिखाई देंगी। तो जलवायु गर्म हो, ठंड हो या वर्षा वाली हो, नमी वाली हो, ऐसे जलवायु में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। वनस्पति के तौर पर देखते हैं, वनस्पति भी मिट्टी के निर्माण में सहायक बनती है।
जिस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं उसकी मिट्टी वहाँ की अपेक्षा जहाँ पर वन नहीं पाए जाते हैं ज़्यादा उपजाऊ हम देखते हैं। और जैव पदार्थ वो होता है जिसमें जीवन हो। जैव पदार्थ के द्वारा भी मिट्टी का निर्माण होता है। इस तरह से मृदा अर्थात मिट्टी के बनने में इन 5 कारकों का हम देखते हैं कि कारण बनता है। अलग से हम देखेंगे कि तापमान भी किसी मिट्टी को बनाने में अपनी अहम भूमिका निर्धारण करती है। अब मिट्टी या मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों जैसे उनके रंग, उनकी गहराई, उनका गठन, उनकी आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल और पीली मृदा, चौथा है लेटराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा और छठा है वन मृदा। इनका हम देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है यह पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। और यह एक ऐसी मिट्टी है कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह मृदा है, क्योंकि इस मिट्टी पर ही सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है और हमारे देश की जो आवश्यकताएं हैं अन्न के रूप में सबसे ज़्यादा पूर्ति इसी मिट्टी पर होती है। जलोढ़ मिट्टी की बात जहाँ तक है यह उत्तर मैदान के भागों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंतुओं जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के निक्षेप से यह बनती है। यह जो मिट्टी है यह हम नक्शे में देखते हैं कि एक हरे रंग का जो नक्शा है, इस नक्शे में हम इसको देखते हैं पतली गलियारे की तरह यह राजस्थान और गुजरात तक यह फैला हुआ है। यह जो मिट्टी है इस मिट्टी का एक पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में भी जलोढ़ मृदा से बने मिट्टी हमें दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि यह आयु के आधार पर, उम्र के आधार पर हम जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटते हैं, एक बांगर और एक खादर। बांगर उस मिट्टी को कहते हैं जो नदियों द्वारा लाई गई वह पुरानी मिट्टी होती है जो नदियों के दोनों किनारों पर बिखेर देती हैं। और खादर मिट्टी वह है जो नदियों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी जो दोनों किनारों पर यह नदी के दोनों किनारों पर फैलता है। बांगर मृदा में कंकर ज़्यादा मात्रा में होती है और खादर मिट्टी में जो कंकर कम होते हैं यह बहुत ही महीन कण इस मिट्टी में पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएँ जो होती हैं वह खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि मानी जाती है। अधिकतर जलोढ़ मिट्टियों में हम चूनायुक्त फास्फोरस, पोटास आदि ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण इन मिट्टियों में गन्ने, चावल, गेहूँ आदि अनाजों की ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पन्न की जाती हैं। खास तौर से इनमें दलहन फसलों की भी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर बहुत ही गहन कृषि की जाती है और इस क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व होता है वह बाकी मिट्टी वाले क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला है काली मिट्टी। यह काली मिट्टी जो होते हैं इसका रंग काला होता है। इन्हें हम रेगुर
मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बैसाल्ट पत्थर का जो चूर्ण है वह हमें देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि यह लावा जनक शैलों से बनी है। वहाँ जहाँ पर पहले कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा और उन ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकलने के बाद ठंड होकर चट्टान बने और बहुत वर्षों के बाद विखंडित होते हुए मिट्टी के रूप में वह दिखाई दिए। ये काली मृदा जो है यह भारत के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों पर अधिक पाई जाती है। चूँकि काली मिट्टी बहुत बारीक कण वाले होते हैं, इसलिए इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है और यह शुष्क मौसम में इस मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता है अर्थात सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इन मिट्टियों में दरारें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह से आसपास की वायु प्रवेश कर जाती हैं। अगर यह गीला हो जाती हैं, इसमें वर्षा का जल प्रवेश करता है तो मृदाएं या मिट्टी चिपचिपी हो जाती हैं, वह हाथ में लगने लगती हैं। इसलिए इन्हें वर्षा के बाद इस प्रकार के मिट्टी को जोतना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जब जुताई तब की जाती है जब मानसून न आया हो, अर्थात मानसून प्रारंभ होने के पहले ही यह मिट्टी की जुताई कर ली जाती है। अगला है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मृदा या मिट्टी जो है यह आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। लाल और पीली मृदाएं जो हमारे देश में है वह सबसे ज़्यादा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद के नीचे यह पाई जाती है। इन प्रकार की मिट्टियों का लाल रंग रवेदार आग्नेय और उपांतीय चट्टानों में लोह धातुओं के प्रसार कण होता है। इस मिट्टी में लोहे का अंश ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल दिखाई देता है। अगला है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट जो शब्द है यह शब्द हमारे ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है। इस लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मिट्टी जो है वह उतनी उपजाऊ नहीं कहलाती है, क्योंकि लेटराइट मृदा के अंदर अधिकतर अम्लीय भाग पाई जाती हैं। इसमें पोषक तत्वों की बहुत कमी पाई जाती हैं। भारत में कहा जाए तो भारत के जो दक्षिण राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जो थोड़े बहुत भाग हैं या कह सकते हैं उनके जो उत्तर पूर्वी भाग हैं उन्हीं जगहों पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों में जो पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है और एक काजू फसल होता है। काजू फसल जो है लाल लेटराइट मिट्टी पर बहुत अधिक उगाई जाती है, क्योंकि यह मिट्टी काजू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। अगला मृदा है इसको हम कहते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय जो मृदा है यह मरुस्थलीय मृदा लाल रंग की भी होती है और भूरे रंग की भी होती है। यहाँ इस मिट्टी में रेत की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। यह मृदा रेतीली और लवणीय होती है। हम देखते हैं कि इस मरुस्थलीय भागों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं
जहाँ पर हम लवण निकालते हैं, अर्थात इन भागों में पाए जाने वाले जलाशय हैं, उन जलाशयों को वाष्पीकृत करके हम नमक तैयार करते हैं। क्योंकि यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, यहाँ वर्षा कम होती है और जलवाष्प बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मृदाओं में या मिट्टियों के अंदर ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हम देखते हैं। अंत में वन मिट्टी के तौर पर हम जानते हैं ये मिट्टियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर पर्वतीय भाग हों, पहाड़ी भाग हों। इन भागों में मिट्टी जो मिलता है उनको हम वन मिट्टी कहते हैं। इस तरह की मिट्टी में पहाड़ों के ऊपर की जो भाग होते हैं वहाँ पर मिट्टियों का रूप अलग होता है और पहाड़ों के नीचे की जो मिट्टी होती हैं उनका रूप अलग होता है। हम देखते हैं कि जहाँ पर ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कण वाला होता है और नीचे के भागों पर थोड़ा उससे महीन कण वाले मिट्टी का निर्माण होते हैं। नदी घाटियों के जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएँ जो पाई जाती हैं वह बहुत ही उपजाऊ मानी जाती हैं। इसे हम देखते हैं कि मृदा का वर्गीकरण हम जलोढ़ मृदा के रूप में, काली मृदा के रूप में, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा के रूप में हम करते हैं। अब जहाँ तक मृदा का अपरदन है वह अपरदन भी होते रहता है, इनका हमें हमेशा संरक्षण करना चाहिए। मृदा का अपरदन अर्थात उसका कटाव, मृदा का अपरदन और उसके बहने की जो प्रक्रिया है वह अपरदन कहलाती है। जैसे नदी के द्वारा हम देखते हैं कि नदी अपने दोनों किनारों पर मिट्टी को काटती है और उस मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करते हुए आगे ले जाती है। इस कार्य को हम अपरदन कहते हैं। आमतौर पर देखते हैं कि यह जो कार्य है वह साथ साथ चलती है, अर्थात इनकी जो कटना और इनका एक स्थान से दूसरी जगह जाना यह दोनों एक साथ होता है, दोनों में संतुलन होता है। परंतु आज हम देखते हैं कि हमारे कुछ मानवीय ऐसे कार्य हैं जिसके चलते इस प्रकार के संतुलन खत्म हो गया है और मृदा अपरदन हम ज़्यादा देखते हैं। मृदा अपरदन 2-3 तरह से होते हैं, जैसे पवन के द्वारा, नदी के जल के द्वारा या हमारे जो पर्वतों पर बहने वाले हिमनद हैं वह भी मृदा अपरदन के कार्य के रूप में करते हैं। हम यह देखते हैं कि इन क्षेत्रों में से पवन जो है मरुस्थलीय भागों में मृदा अपरदन का कार्य करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज आंधियाँ बहती हैं और वे तेज आंधियाँ जो होती हैं वे अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बिछा देते हैं। ऐसे जो अपरदन होते हैं उस अपरदन को हम लोग पवन अपरदन कहते हैं। कुछ हम देखते हैं कि जो कृषि करने के हमारे जो कार्य हैं वह कार्य के गलत तरीके हैं, इससे भी हमारा अपरदन होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम खेती करते हैं तो उसकी जो ढाल है, ढाल के सम्मुख अगर हम उसकी जुताई करेंगे तो वह हमारी सही खेती नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम इनकी जो खेती करते हैं वह समोच्च रेखाओं के समानांतर इसकी जुताई करते हैं और इसकी खेती करने के लिए हम खेत का निर्माण करते हैं, क्योंकि समोच्च रेखाओं के समानांतर अगर खेतों की हम जुताई करते हैं तो वर्षा के जल इन मिट्टियों का अपरदन नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हम जो अपरदन के कार्य होते हैं उसको हम संरक्षण कर सकते हैं और अपने देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मिट्टियों का सदुपयोग भी कर सकते हैं। यह आज हमारा संसाधन एवं विकास पाठ जो है
वह आज समाप्त हुई। अगली बार हम अगले पाठ को लेकर पुनः अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।